नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में काम करता हूं और उसी कंपनी में कुछ साल पहले नीलम से मेरी मुलाकात हुई थी। तब मुझे पता चला कि हम एक ही कॉलेज में थे, साथ साथ कई बार कॉलेज ग्रुप में भी मिले थे, बस कभी बात नहीं हुई थी। मुलाकात के बाद दोस्ती हो गई और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद हमने शादी भी कर ली। शादी के बाद नीलम और मैं कई दिनों से कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे थे, पर हम दोनों की जॉब ऐसी थी कि कहीं जाने का वक्त ही नहीं मिलता था। वैसे हम दोनों को भी ट्रैकिंग हाइकिंग का बहुत शौक था। आखिरकार नीलम के बार बार कहने पर हम दोनों ने भी ऑफिस से एक लंबी छुट्टी ले ली और हॉलीडे प्लान किया। अपना हॉलीडे मनाने के लिए हम महाराष्ट्र के पहाड़ी और जंगल इलाके की सैर करने के लिए निकल पड़े। सैर करते करते हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जिसका अता पता मैप में कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। वो जगह कौन सी थी हमें पता नहीं था और वे जगह ऐसी थी कि वहां मोबाइल काम भी नहीं कर रहा था। शायद हम दोनों रास्ता भटक गए थे। वो बहुत ही घना जंगल था, दिन में भी सूरज दिखाई न दे इतना घना। थोड़ी बहुत रोशनी थी पर इतनी नहीं थी कि जिससे हम रास्ते का अंदाजा लगा सके। सूरज दिखाई न देने की वजह से दिशा का पता भी नहीं चल रहा था। हमें तो ये तक पता नहीं था कि हम उत्तर की ओर है या फिर दक्षिण की ओर। फिर भी हम रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। नीलम ने ऊपर घने ऊंचे पेड़ों और आसपास की झाड़ियों की ओर देखते हुए कहा, शायद दिन ढलने वाला है। परछाइयां और घनी होती जा रही थी और जल्द ही अंधेरा भी हो जाएगा। हमें जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं भी ऊपर पेड़ों से छनकर आती हल्की पीली किरणों को देखते हुए उसे धीरज देते हुए बोला, अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम पहली बार ऐसे जंगल इलाके में आए हो। नीलम ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें ये जंगल कुछ अजीब नहीं लगता? न जाने क्यों मुझे बार बार ये एहसास हो रहा है जैसे पेड़ों के पीछे छुपकर कोई हमें देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ों को ही आंखें निकल आई हो। मैंने नीलम का हाथ और कसकर पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, अजीब तो है, पर ऐसा एकांत न जाने फिर कब मिलेगा। चलो देखते हैं, आगे कहीं हमें कोई इंसान या घर जरूर मिल जाएगा। फिर जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। आगे जाने पर कुछ दूरी पर हमें एक मकान सा दिखाई दिया। हम दोनों भी उस जगह के बारे में पूछताछ करने के लिए उस मकान के पास चले गए। वैसे तो मकान देखने में बहुत ही खराब था। मकान को चारों तरफ से बेलों ने अपनी चपेट में ले लिया था, पर फिर लगा शायद वहां कुछ तो मदद मिल जाएगी। मैं उस मकान के दरवाजे के पास गया और दरवाजा खटखटाया। थोड़ा इंतजार किया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद मैंने कम से कम 4 या 5 बार दरवाजा खटखटाया, पर कोई आवाज नहीं आई, कोई हलचल भी नहीं हुई। उसी पल किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं झट से पीछे हट गया। अचानक हुए स्पर्श के कारण मैंने झट से कंधे से हाथ झटक दिया। मेरे साथ साथ नीलम भी थोड़ा पीछे हट गई। हमारे पीछे एक बहुत ही बूढ़ा इंसान खड़ा था। मेरे हाथ झटकने के कारण ही उस बूढ़े ने थकी हुई बूढ़ी आवाज में कहा, डरो नहीं, ये मेरा मकान है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी इसीलिए चला आया। उसकी बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली और उस बूढ़े से कहा, हम पति पत्नी हैं, जंगल की सैर करते करते रास्ता भटक गए हैं। इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता है? मेरी इस बात पर बूढ़े ने बड़ी बेचैनी के साथ आसपास नजर घुमाई। यहां वहां हर एक पेड़ को ठीक से देखा और धीमी आवाज में बोला, अच्छा होगा कि रात गुजरने तक तुम दोनों यहीं इस घर में रुक जाओ। मैंने उन्हें मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, हमारा होटल यहीं पास में ही है, हम चले जाएंगे। और वैसे भी जंगल हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, शायद तुम्हारे लिए जंगल कोई नई बात नहीं है, पर इस जंगल के लिए तुम दोनों नए हो। मैं उस बूढ़े की बात को ठीक से समझ नहीं पाया,
पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस बूढ़े ने कहा, इस बूढ़े की बात मानो, रात होने में अभी ज्यादा वक्त नहीं है और जंगल में तो अंधेरा और भी जल्दी हो जाता है। ऐसे जंगल में सूरज कभी नहीं उगता। और दूसरी जरूरी बात यह है कि उसने तुम्हें देख लिया है। वो किसी भी कीमत पर तुम्हें इस जंगल से जाने नहीं देगी। अंधेरा होने तक तो वो तुम्हें यही घुमाएगी, इसी जंगल में। जिंदा रहना है तो यही इसी मकान में रुक जाओ और अंधेरा होने के बाद भूल कर भी इस घर की चौखट से बाहर कदम मत रखना। मुझे लगा कि ये बूढ़ा हमें खामखा डराने की कोशिश कर रहा है। अरे बाबा, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरी बात को बीच में ही तोड़ते हुए उसने कहा, नहीं, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे। हर जंगल एक जैसा नहीं होता। हर जंगल की अपनी एक कहानी होती है। ये मकान ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। नीलम और मैं, हम दोनों शक की नजर से उस मकान को देखने लगे, पर जैसे ही हम पीछे मुड़े, देखा तो वो बूढ़ा अचानक कहीं गायब हो गया। ये देखकर हम दोनों ही चौंक गए। मैंने चौंकते हुए कहा, अरे वह बूढ़ा अचानक कहाँ गायब हो गया? नीलम ने भी आसपास देखते हुए बोला, पता नहीं, पर जो भी हो, मैं रात भर इस जंगल में नहीं घूमने वाली। मुझे भी काफी देर से यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, और वैसे भी हमारे पास एक रात गुजारने के लिए खाने पीने का सारा सामान है, तो अंधेरे में यहाँ वहाँ भटकने से तो अच्छा है कि हम दोनों यहीं रुक जाए। मैंने भी कुछ सोचकर उसे जवाब दिया, ठीक है, इसी बहाने ऐसे घने जंगल में हम एक साथ रात गुजार लेंगे। और वैसे भी एक घने डरावने जंगल में एक अनजान मकान में रात गुजारने से भला बड़ा एडवेंचर क्या हो सकता है? और फिर मैं भी उस मकान में रात गुजारने को राजी हो गया। हम उस मकान का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अंदर जाते ही हमें धूल और मिट्टी की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। यहाँ सब तरफ मकड़ी के जाले बने हुए थे। दीवारें काली पड़ी हुई थी। मकान में ज्यादा कुछ सामान नहीं था। बस एक जगह बहुत पुरानी लकड़ी की टूटी हुई अलमारी थी और एक कोने में पानी का टूटा हुआ मटका, जो कि बस धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। दूसरी तरफ एक कोने में जली अधजली लकड़ियां थी। उससे ये साफ पता चल रहा था कि पहले भी किसी ने यहाँ इस मकान में आसरा लिया था। मैंने कमरे के उसी कोने में जालियों को साफ किया और वहां बैठने और आराम करने के लिए उसी जगह के आसपास की धूल और मिट्टी को हटाया और ताजी हवा के लिए कमरे की एक खिड़की भी खोल दी। खिड़की खोलते ही बहुत ठंडी और ताजी हवा से कमरा भर गया। बाद में हमने कोने में पड़ी हुई वहीं अधजली लकड़ियां जलाई और अपने स्लीपिंग बैग को खोलकर उन्हें बिछाकर हम वहीं बैठ गए। माहौल डरावना जरूर था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। बैठे बैठे नीलम और मैं अपने कॉलेज के दिनों को याद कर बातें करने लगे कि कैसे हम एक साथ होकर भी हमने कभी आपस में बात नहीं की। बातें करते करते बाहर कब घना अंधेरा हो गया, जिसका हमें पता भी नहीं चला। जंगली जानवरों की आवाज भी सुनाई देने लगी। नीलम बड़बड़ाते जा रही थी और मैं नीलम की गोद में लेटकर उस माहौल का आनंद ले रहा था। तभी अचानक हमें एक खटखटाहट सुनाई दी। किसी ने उस मकान का दरवाजा खटखटाया था। नीलम बात करते करते एकदम से रुक गई। इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? नीलम बोली। मैंने कहा, अरे वहीं बूढ़ा होगा। जैसी उसकी हालत है वो देखकर तो यही लगता है कि ये मकान उसी का होगा। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठा ही था, तभी नीलम ने मुझे सवाल किया, उस बूढ़े की बात तो याद है ना? कौन सी बात? वही, उसने कहा था ना कि अंधेरा होने के बाद कुछ भी हो जाए, पर इस घर की चौखट के बाहर कदम मत रखना। एक पल के लिए मैं भी सोच में पड़ गया। फिर एक नज़र मैंने उस दरवाजे को देखा और कहा, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। और इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास चला गया। पहले तो मैंने दरवाजे के बीच की एक दरार से बाहर झांक कर देखा,
पर बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने बिना दरवाजा खोले ही बाहर आवाज दी, कौन है? कोई है क्या बाहर? बार बार पूछने पर भी बाहर से कोई आवाज नहीं आई। इसीलिए मैंने फिर दरवाजा नहीं खोला। मैं वापस जाकर नीलम के पास बैठ गया। मेरे नीचे बैठते ही किसी ने दरवाजा दोबारा खटखटाया, पर इस बार उस दरवाजे ने मुझे बहुत ही डरा दिया था, क्योंकि उस पल मैं अनचाही आवाज के लिए तैयार नहीं था। मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। इस बार दरवाजा पहले से ज्यादा जोर से खटखटाया जा रहा था। अपने आसपास टटोलते हुए मैं फिर दरवाजे के पास चला गया और फिर एक बार मैंने दरार से बाहर झांक कर देखा। अब भी बाहर कोई भी नहीं था। कौन हो तुम और तुम्हें अंदर आना है? बाहर जो कोई भी था उसने 2 बार दरवाजा खटखटाया। मैंने फिर दरार से बाहर देखा, पर तब भी बाहर कोई नहीं था। मैंने थोड़ा सोचकर फिर से उससे पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं बाहर आऊं? इस सवाल पर बस एक बार दरवाजा बजा। मतलब पहले सवाल का जवाब ना था और इस सवाल का जवाब हाँ। तभी मुझे फिर से उस बूढ़े की बात याद आ गई कि घर से बाहर कदम मत रखना। मतलब बाहर जो कोई भी था वो मुझे बाहर बुला रहा था। मैंने भी दरवाजे को अंदर से 2 बार थपथपाया और उसी की भाषा में उसके सवाल का जवाब देने की कोशिश की। मेरी उस बात से नीलम हंसने लगी और मुझसे कहा, ये क्या किया तुमने? जो भी बाहर है उसे उसकी भाषा में जवाब दिया और मैं वापस अपनी जगह पर बैठ गया। थोड़ा वक्त ऐसे ही गुजर गया और कुछ देर शांति गुजरने के बाद हम फिर से आपस में बातें करने लगे। बात करते करते मेरा ध्यान खिड़की की ओर गया तो कोई आकृति तेजी से खिड़की के बाहर गुजरती हुई दिखी। मैंने नीलम को शांत करते हुए कहा, श्श्श, खिड़की के पास कोई है। हम दोनों भी कुछ देर शांत बैठे रहे। हमारा ध्यान तब भी खिड़की की ओर था। हमें खिड़की में से कुछ नजर नहीं आया और तभी फिर से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। इस बार मैं डरा हुआ था, लेकिन नीलम डर के बजाय गुस्सा हो रही थी। न जाने कौन पागल है, रुको मैं ही देखती हूँ। इतना बोलकर वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे के पास जाने लगी। उस पल मेरा ध्यान अपने आप ही खिड़की की तरफ गया। बाहर कुछ तो था जो बहुत तेजी से मकान के इर्द गिर्द घूम रहा था। मैंने भी बैग से टॉर्च निकालकर उसे चालू किया और नीलम से कहा, नीलम थोड़ा ध्यान से। नीलम ने बस अपनी गर्दन हिलाते हुए मुझे हाँ में इशारा किया और उसने भी मेरी तरह पहले दरवाजे की दरार से बाहर घने अंधेरे में झांक कर देखा। कुछ देर तक वो बस बाहर देखती रही और अगले ही पल बिना कुछ सोचे नीलम ने झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बाहर से एक बहुत तेज हवा का झोंका साए साए करते हुए घर के अंदर घुस गया। सब तरफ हवा में तेज धूल उड़ने लगी। आंख की लौ फड़फड़ाने लगी। टॉर्च की प्रकाश में भी सब धुंधला दिखाई देने लगा था और उसी के साथ वहां जो छोटी सी आग जल रही थी वो भी भक करके बुझ गई। अचानक से बाहर जोरों से बिजली चमकने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। उस चमकती बिजली में मैंने देखा कि नीलम दरवाजे के पास खड़ी थी और वो बाहर जंगल के घने अंधेरे में कुछ देख रही थी। मैंने नीलम को वहीं से आवाज दी, नीलम दरवाजा बंद करो और अंदर आ जाओ। पर नीलम ऐसे खड़ी थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो वहीं की वहीं एकदम सीधी खड़ी थी। मैंने 2-3 बार उससे आवाज दी, फिर भी उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बाहर कड़कती बिजली की रोशनी में मैंने देखा कि उसके ठीक सामने कोई काली परछाई खड़ी थी। डर के मारे मेरा ध्यान नीचे चौखट पर गया। तब मैंने देखा कि नीलम उस मकान की चौखट के बाहर खड़ी थी। वो देख मुझे बूढ़े की बात याद आ गई। वह बात याद आते ही डर की एक तेज लहर मेरे दिमाग में दौड़ गई और मैं नीलम को पुकारता तब तक अचानक ही वो अजीब तरह से चीखती हुई जंगल के घने अंधेरे में भागती हुई चली गई। वह देख मेरा दिमाग शून्य रह गया।
मैंने नीलम को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो हवा में ही रुक गया था। उस भयानक अनुभव से होश में आते ही मैं उठकर तेजी से दरवाजे के पास चला गया, पर अभी अभी जो मैंने देखा था वो देखकर उस घर से बाहर पांव रखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। दरवाजे के पास खड़े होकर मैंने नीलम को आवाज लगाई, उसे कई बार पुकारा, पर उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। अब टॉर्च की रोशनी जहां तक जा रही थी, नीलम उससे भी आगे घने अंधेरे में चली गई थी। पता नहीं उस पर क्या जुनून सवार था कि वो बस दौड़ती ही जा रही थी। कुछ ही देर में वो जंगल के अंदर कहीं गायब सी हो गई। बिजलियां चमकनी बंद हो गई थी, पर अब भी हल्की बारिश गिर रही थी। सब एकदम से शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे एक पल में आंधी आई और चली गई। मैं बहुत घबरा गया था। खड़े खड़े मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने झट से दरवाजा बंद किया और एक कोने में जाकर कांपते हुए बैठ गया। मेरा खून ठंडा पड़ चुका था। कुछ देर बाद मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी। मैंने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा तो नीलम अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर अजीब तरीके से हंसते हुए घर के इर्द गिर्द भाग रही थी और अजीब तरह से हंसते हुए मुझे बार बार उस घर से बाहर आने का इशारा कर रही थी। वो भयानक दृश्य देख मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कुछ ही देर में सब कुछ फिर से शांत हो गया। बारिश भी रुक गई थी। अब बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं एकदम शांत होकर बैठ गया। तभी फिर जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। फिर से दरवाजे पर कोई था जो चाहता था कि अब मैं बाहर आऊं, पर मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं उठा। और तब मुझे बाहर से नीलम की आवाज सुनाई दी, सिद्धार्थ प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ, प्लीज प्लीज बचा लो मुझे। नीलम की आवाज सुनकर मैं हिम्मत कर अपनी जगह से उठा। पहले तो मैंने टॉर्च की रोशनी में दरवाजे की दरार से बाहर देखा। नीलम दरवाजे के बाहर दरवाजे से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। मैंने फिर धीरे से दरवाजे को खोला और अपना सिर हिलाकर उसे अंदर आने का इशारा किया, लेकिन नीलम घर के अंदर नहीं आ रही थी। वो वहीं दूर खड़ी होकर रो रही थी और मुझे बाहर आने का इशारा कर रही थी। पर यह बात मेरे दिमाग में किसी अक्षर की तरह छप गई थी कि कुछ भी हो जाए, पर घर की चौखट से बाहर नहीं जाना है। फिर अचानक ही नीलम रोते रोते शांत हो गई और चौखट के बाहर खड़े होकर मुझे घूरने लगी। मैं जान चुका था कि ये मेरी नीलम नहीं है। तभी मुझे पीछे के घने जंगलों में से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने झट से दरवाजा बंद कर दिया। रात भर यह सिलसिला चलता रहा। हालांकि मैं डरा हुआ था, फिर भी मैंने कई बार नीलम को आवाज दी, उसे अंदर आने के लिए उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो एक बार भी चौखट के पास नहीं आई। कभी कभी मुझे नीलम दिखाई पड़ती थी। वो दूर खड़ी होकर मुझे देखकर रोती थी, कभी मुझे अंदर ले जाने की गुजारिश करती और किसी भी कारण से मुझे बाहर आने को कहती। कभी अचानक ही दौड़कर जंगल के अंदर चली जाती तो कभी अपने हाथों को ऊपर कर उस मकान के चक्कर लगाती। मैं उस वक्त अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। मैं वो सब देखकर भी नीलम को बचा नहीं पा रहा था। मुझे बस सुबह होने का इंतजार था। लगा कि शायद सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे लिए सुबह ही बस एक उम्मीद थी। पर कुछ ही वक्त बाद मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि नीलम एक बार फिर अजीब तरह से चीखते चिल्लाते हुए जंगल के अंदर भागती हुई चली गई। वह आखिरी बार था जब मैंने उसे इस तरह देखा था। मैंने बहुत देर तक इंतजार किया, पर वो वापस नहीं आई। नहीं, कहीं से उसकी आवाज आई और उसी के साथ मेरी उम्मीद भी खत्म हो गई। सुबह होते ही घने जंगल में थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आने लगी। उस भयानक रात के बाद मैंने हिम्मत कर पहली बार अपना पैर मकान की चौखट से बाहर रखा। सब कुछ साधारण हो चुका था। मैं नीलम को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। उसे ढूंढते हुए मैं एक छोटी सी नदी के पास चला गया। वहां जाकर देखा तो नीलम
अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। खून में लथपथ नीलम मेरे सामने नदी के पास एक पत्थर पर पड़ी हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे जंगली कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया हो। मैं उस वक्त किसी तरह नीलम को लेकर दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकल गया। न जाने मेरे साथ क्या हो रहा था। सब कुछ मानो एक झटके में ही बदल गया था। जंगल से बाहर निकलते ही मैंने नीलम को अस्पताल में एडमिट किया। मैंने हॉस्पिटल और पुलिस में रिपोर्ट की और बताया कि जंगली जानवरों का हमला है। उसके 2 दिन बाद मुझे अस्पताल के डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने मुझे सबसे पहले यही सवाल पूछा कि कहीं आप जंगल के अंदर तो खो नहीं गए थे ना। तब मैंने उन्हें हम दोनों के साथ वहां जंगल के अंदर जो भी कुछ हुआ था वह सब कुछ बता दिया। उस वक्त डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपका ये पहला केस नहीं है। मैं कई सालों से ऐसे केसेस को देखते चला आ रहा हूं, पर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। उस जंगल में बहुत साल पहले एक बाबा और माई रहा करते थे। वो दोनों भी जादू टोना तंत्र मंत्र किया करते थे। बाबा अपने काम में माहिर थे। वो अपने तंत्र शक्ति का उपयोग करके सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई करते थे, जबकि माई को इतना कुछ नहीं आता था, पर वो बहुत लालची थी। एक रोज ऐसे ही ज्यादा ताकत और पैसा पाने के नशे में माई ने अपने बेटे की ही बलि चढ़ा दी। इस बात से बाबा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने माई को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसे मरते दम तक अपने घर के अंदर आने से मना किया। उस बुढ़िया ने भी अपना नामो निशान ऐसे मिटा दिया कि वो इस दुनिया में थी और जिंदा थी ये तक किसी को पता ना चले। तब से लेकर आज तक माई उस मकान के अंदर आने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वहां जो भी आता है उसे वो उस जंगल में घूम कर देती है। कुछ सालों बाद बाबा की भी मौत हो गई, पर मरने से पहले ही उन्हें माई की ताकत का अंदाजा हो गया था और उन्होंने उस घर को मंत्र से बांध दिया ताकि मरने के बाद भी माई कभी उस मकान के अंदर प्रवेश न कर सके। कहते हैं आज भी उस बाबा को इस मकान के आसपास घूमते हुए दिखा गया है। वो आकर लोगों को आगाह भी करते हैं। उस बेहद डरावनी घटना के बाद नीलम की जान तो बच गई थी, लेकिन उस घटना का नीलम को बहुत बुरा सदमा लगा था कि वो आज भी ठीक तरह से चल नहीं पाती, ना ही ठीक तरह से बोल पाती, और आज भी उसे थपथपाहट भरी आवाज से डर लगता है। तो बस इतनी थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। नई कहानी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।